हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो चैप्टर नंबर 2 है आपका संबंध एवं फलन, वो इसके बिना नहीं हो पाएगा, है ना। अगर आपको ये चैप्टर समुच्चय अच्छे से आता है तभी आप सेकंड चैप्टर कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो 12th में आपको पहला ही चैप्टर संबंध एवं फलन देखने को मिलेगा, जिसमें इस चैप्टर का यानी समुच्चय जो चैप्टर है आपका पहला फर्स्ट ईयर का, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। हम इसको बहुत ही आसान तरीके से इसकी एक एक चीज़ को समझेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। यदि आप पूरा वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आप इस चैप्टर को अच्छे से सीख जाएंगे, क्योंकि हम बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में इस लेक्चर को करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है समुच्चय, है ना। यानी समुच्चय से ही हम शुरुआत करेंगे इसके चैप्टर के नेम से। तो चैप्टर का नाम है आपका क्या, समुच्चय। यानी इंग्लिश में से क्या बोलेंगे हम, सेट। ठीक है, समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेट। ये भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो समुच्चय है आपका, यानी जो सेट थ्योरी है, समुच्चय सिद्धांत है, वो किसने दिया था। सेट जो है, समुच्चय जो शब्द है, वो सर्वप्रथम किसने यूज किया था। तो ये जर्मन के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। क्या नाम था, जॉर्ज कैंटर। इन्होंने दिया था। ठीक है, कोई भी पूछ लेता है समुच्चय सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, जॉर्ज कैंटर ने किया था। ठीक है, अब जान लेते हैं कि जो समुच्चय है वो होता क्या है। ठीक है, तो जो समुच्चय है आपका, अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या बोला मैंने कि अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह की जगह संग्रह समूह एक ही चीज होती है, समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। ठीक है, आइए अब इस डेफिनेशन को अच्छे से सीखते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, अब यहां पर सुपरिभाषित शब्द से क्या तात्पर्य है। सुपरिभाषित का मीन्स होता है वेल डिफाइन। क्या होता है, वेल डिफाइन। यानी कि आपके समुच्चय में, आपके समूह में क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, इसका आप निर्णय निश्चित रूप से ले पाएं। ठीक है ना। सुपरिभाषित का क्या मतलब है कि आपके समुच्चय में क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, उसका आप निर्णय निश्चित रूप से ले पाएं। ठीक है, और दूसरी चीज ये यूनिवर्सली सेम होना चाहिए, यानी कि सभी के जो मत हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है मेरा आंसर कुछ और है किसी और का कुछ और है तो वो समुच्चय नहीं होगा, है ना। यानी सभी के जो आंसर हैं, सभी के जो मत हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अंग्रेजी वर्डमाला के स्वरों का समूह। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो सभी को पता है क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, यही तो होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, यानी वॉवेल्स। ठीक है ना, ये होते हैं। अच्छा, मैं इसमें अगर किसी से पूछूं कि इसमें आई है तो सभी के आंसर होंगे यस सर इसमें आई है, ये रही आई। क्या कोई ऐसा होगा जो ये कह दे आई नहीं है, सभी के सेम आंसर होंगे, है ना। अगर मैं पूछूं कि इसमें बी है तो सभी मना कर देंगे कि सर इसमें बी नहीं है। यानी कि सुपरिभाषित शब्द का मीन्स ये है कि इसमें क्या चीज है और क्या चीज
नहीं है। इसका निर्णय आप निश्चित रूप से ले पाएं। एंड दूसरी चीज कि ये जो होने चाहिए, सभी के जो आंसर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, है ना। जैसे मैंने आपसे एक और एग्जांपल अगर मैं यहां पर लूं, आपकी क्लास के 3 खूबसूरत बच्चों का संग्रह। संग्रह या समूह एक ही बात होती है। अब मैंने क्या कहा, आपकी क्लास के 3 खूबसूरत बच्चों का संग्रह। क्या ये समुच्चय होगा? ये वाला तो समुच्चय है क्योंकि आप निर्णय ले पा रहे हैं इसमें क्या है या नहीं है, सभी के मत सेम है। क्या ये वाला समुच्चय होगा? तो ये समुच्चय आपका नहीं होगा, क्योंकि 3 खूबसूरत बच्चों का संग्रह बात हो रही है, समूह बात हो रही है। यहां पर जो खूबसूरत वर्ड है ये वेल डिफाइन नहीं है, ये सुपरिभाषित नहीं है। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई आपकी क्लास के 3 खूबसूरत बच्चे कौन है, तो आपके आंसर अलग होंगे। किसी दूसरे से पूछा जाएगा तो उसके आंसर अलग होंगे, है ना। तो सभी के जो आंसर है वो क्या है, सेम नहीं है, अलग अलग आ रहे हैं, मतलब वो समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय क्या होगा, एक ऐसा संग्रह या ऐसा समूह जो सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित मीन्स जिसमें आप निर्णय ले पाएं कि क्या चीज इसमें है और क्या चीज नहीं है, और सभी के मत सेम होने चाहिए। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैं बोलता हूं जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। क्या ये समुच्चय होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय, यानी जो खतरनाक वर्ड है ना, ये सुपरिभाषित नहीं है, है ना। खतरनाक का मतलब अगर किसी से पूछा जाएगा भाई सबसे ज्यादा बताओ खतरनाक कौन है, तो कोई कहेगा शेर है, दूसरा कहेगा चीता है ना, टाइगर है, तीसरा कहेगा कि हाथी है ना। तो सबके जो आंसर हैं वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, इसलिए ये संग्रह समुच्चय नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि समुच्चय क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं समुच्चय में होता क्या है। पहली चीज जो समुच्चय में होता है वो होता है समुच्चय का नेम, ठीक है। नेम की हर किसी को नीड होती है, तो समुच्चय का भी नेम होता है। और समुच्चय को का जो नाम होता है ना, उसको हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से यानी बड़े अक्षरों से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। तो अब मैंने ए ले लिया, ए कोई एक समुच्चय है, ठीक है ना। इसी वाले समुच्चय को ले लेता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर AEIOU, ठीक है। अब दूसरी चीज समुच्चय में क्या होगी, जो ये चीज दिखाई दे रही है, ब्रेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी मझला जो कोष्टक है ये, इसे बोलते हैं हम समुच्चय की बॉडी, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी समुच्चय में, समुच्चय की बॉडी। अगली चीज जिनसे समुच्चय बन रहा है, जिनसे समुच्चय बन रहा है उसे बोलते हैं हम समुच्चय के क्या, अवयव, ठीक है। तो बेसिकली 3 चीजें समुच्चय में होती हैं। पहली उसका नाम जो कि हमेशा कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। अगली चीज समुच्चय की बॉडी, जो ब्रेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, मजला कोष्टक जो है उसे बॉडी बोलते हैं समुच्चय की। और उसके अंदर जो भी होगा, यानी कि जिन संख्याओं से, जिन अल्फाबेट से, जिन अक्षरों से, जिन फंक्शनों से, जिससे भी समुच्चय बन रहा है उसे बोलते हैं समुच्चय के अवयव, ठीक है। और समुच्चय के अवयव को हम स्मॉल लेटर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक चीज मैं और यहां पे बता दूं, इसकी डेफिनेशन में है अलग अलग। अलग अलग वस्तुओं के मतलब कि इसमें कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि 2 बार नहीं आएगा। अगर एक बार ए लिख दिया तो दोबारा ए हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका मीन्स होता है अलग अलग का, ठीक है। उम्मीद है इतनी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं समुच्चय निरूपण की विधियों की। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो समुच्चय निरूपण की विधियां होती हैं कौन कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं, ठीक है। समुच्चय निरूपण की विधियां, यानी जो समुच्चय है उसको कितने प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। सबसे पहली होती है आपकी रोस्टर फॉर्म या रोस्टर रूप बोलते हैं इसे, ठीक है। इंग्लिश में भी इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है।
और दूसरी कौन सी होती है? तो दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेट विल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट विल्डर फॉर्म। ये दो विधियां होती हैं समुच्चय निरूपण की। ठीक है, अब किस तरह से हम समुच्चय को निरूपण करते हैं? सबसे पहले अगर हम यहां पर रोस्टर फॉर्म की बात करें, रोस्टर रूप, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नेम जो भी समुच्चय है, ठीक है, ब्रेसेस हमें लगाना ही लगाना है। ठीक है ना, ये बॉडी हो गई। अब अवयव जो भी है वो हम क्या करेंगे? कॉमा लगा लगा के लिखेंगे। जैसे मैंने समुच्चय यहां पर लिया है अंग्रेजी वर्णमालाओं के स्वरों का समुच्चय। ठीक है ना, तो हम यहां पर लिख देंगे ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि इस ब्रेसेस के अंदर इसके सभी अवयवों को हम क्या करेंगे? कॉमा लगा लगा के लिखेंगे। किसमें? रोस्टर रूप में। इस तरह से रोस्टर रूप होता है हमारा। एक और सेट ले लेते हैं हम बी। मान लो इसमें हमने 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ये दूसरा सेट, यानी जो भी इसमें अवयव होंगे ना उसको हम कॉमा लगा लगा के लिखेंगे ब्रेसेस के अंदर। ये हमारी कौन सी फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म होती है, रोस्टर रूप इसे बोलते हैं, या सूचीबद्ध विधि भी इसे बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम सूचीबद्ध विधि भी होता है। ठीक है, सूचीबद्ध विधि। क्लियर है ना? तो इस तरीके से अगर आपको लिखा मिलता है, ठीक है ना, तो वो रोस्टर रूप होता है। क्लियर? अगली है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम समुच्चय को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले ये तो सेम ही रहेगा, सबसे पहले ए वाला इसको ही लिखते हैं हम समुच्चय निर्माण विधि में। ठीक है, ब्रेसेस आपको लगाने ही लगाने, क्योंकि बॉडी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इसके जितने भी अवयव है ना उसको या तो आप एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, या फिर आप जेड भी मान सकते हैं। मैं एक्स मान लेता हूं। ठीक है, इसके सभी अवयवों को क्या मान लिया मैंने? एक्स मान लिया। अब आप क्या करेंगे? कॉलन का साइन लगाएंगे, यानी सच डेट लगाएंगे। अब क्या करेंगे? जो एक्स है वो लिख देंगे। एक्स क्या है यहां पर? तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो आप लिखेंगे यहां पर कि एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ब्रेसेस बंद कर देंगे। ठीक है, क्या करना है आपको? सबसे पहले सभी अवयवों को एक्स मान लीजिए, कॉलन का साइन लगाइए, फिर एक्स जो है वो लिख दीजिए। एक्स क्या है? यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो मैंने लिख दिया। चलिए इसको और लिख के देखते हैं। सेट बी, तो सबसे पहले इसको भी मैं सभी को इसको एक्स मान लेता हूं, इसके जितने भी अवयव हैं सबको एक्स मान लेता हूं। अब एक्स कॉलन का साइन लगाएंगे। अब एक्स क्या है? तो एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें? एन में। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये अनंत तक, 1 से अनंत तक सब क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याओं को किससे निरूपित करते हैं हम? कैपिटल एन से करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें? कैपिटल एन में। मैं यहां पर दो साइन का यूज बता देता हूं। एक तो हमारा ये वाला साइन है, ये होता है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू, इसका मीन्स है अवयव है। ठीक है, यानी जो अवयव है एक्स, जो अवयव है वो कहां से लिया जा रहा है? एन से, यानी प्राकृत संख्याओं से। ठीक है, और एक होता है ये वाला, इसको काट देते हैं, तो ये होता है हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मीन्स होता है अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पर x बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब n क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में तो 1 से अनंत तक होते हैं, लेकिन इसमें क्या है? 1 से लेकर 5 तक है, ऐसा ही तो है। तो हम क्या करेंगे? इसमें कंडीशन लगाएंगे, जो x है हमारा वो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, और छोटा या बराबर है किससे? 5 से। ठीक है, x क्या है? n में बिलोंग कर रहा है, यानी प्राकृत संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक चलेंगी ये। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन हमने लगाई, इसके देखे तो x जो है वो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा भी है। ठीक है, और 5 के बराबर या 5 से छोटा है। तो भाई 1 के बराबर 1 हो जाएगा, 1 से बड़ा 2 3 4 हो जाएगा, और 5 के बराबर 5 भी हो जाएगा, और 5 से छोटा तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं एक्स एक प्राकृत संख्या है और ये कंडीशन लगा दें, ठीक है ना। हम यहाँ पर शॉर्ट में ही लिखते हैं क्योंकि सिंबल्स में चलते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये जो x है इसे हम बोलेंगे फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स यानी कि x के सभी मानों के लिए। ये साइन किसका है, सच डेट का, किसका, सच डेट या कॉलन भी बोलते हैं। इसका मीन्स क्या होगा, तो इसका मीन्स होता है x बिलोंग्स टू कैपिटल एन। मैंने बताया यहां पे, ठीक है, x बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन में, ठीक है। तो इसको ये पढ़ने का तरीका हो गया, सेट जो है b इक्वल टू एक्स कॉलन या फिर सच डेट फॉर ऑल एक्स सच डेट x बिलोंग्स टू एन वेयर x लेस x ग्रेटर इक्वल 1, ठीक है, यानी 1 के बराबर है उससे बड़ा, एंड लेस इक्वल 5, 5 के बराबर या 5 से छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, समुच्चय के प्रकार की। तो देखिए बच्चों, यहां पर समुच्चय के प्रकार में सबसे पहला है हमारा रिक्त समुच्चय। क्या है, रिक्त समुच्चय। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसको हम नल सेट भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, ठीक है। एम्प्टी मीन्स भी रिक्त यानी खाली होता है, नल सेट यानी ये भी रिक्त होता है, ठीक है ना। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त यानी कि खाली, है ना। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट करेंगे या तो इस तरह खाली ब्रेसेस से, भाई इसके अंदर एक भी अवयव नहीं है, ठीक है, या फिर इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाई से। ये जो साइन है ये फाई का साइन होता है, ठीक है। फाई से हम क्या करते हैं, रिक्त समुच्चय को निरूपित करते हैं। फाई कहीं पे दिखाई दे जाए आपको, रिक्त समुच्चय की बात हो रही है। ये वाला ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट मतलब रिक्त समुच्चय, इसके अंदर एक भी अवयव नहीं है, लेकिन मोस्टली आपको सब जगह फाई देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है नोट डाउन करने के लिए कि जो फाई होता है, फाई का मतलब रिक्त समुच्चय, वो फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है, ठीक है। अभी उप समुच्चय की भी हम बात करेंगे तब वहां पे क्लियर होंगी चीजें, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट आप लिखना है कि जो फाई होता है यानी रिक्त समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ठीक है। अगला देखें तो दूसरा हमारा होता है परिमित समुच्चय, ठीक है, परिमित समुच्चय। अब परिमित समुच्चय क्या होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट। इंग्लिश में भी इनके नाम पता होने चाहिए, अच्छी बात है ना। परिमित समुच्चय नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा समुच्चय जिसमें आप उसके अवयवों को गिन पाएं, ठीक है ना। एक ऐसा समुच्चय जिसमें आप उसके अवयवों को क्या कर पाए, गिन पाएं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर पाएं, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई सेट है ए, उसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए, क्या आप बता सकते हैं इस सेट में कितने अवयव हैं, तो आप बिल्कुल बता पाएंगे 1 2 3 4 5, 5 अवयव हैं इसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इक्वल टू कितना, 5, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी कार्डिनलिटी होती है, ठीक है। नंबर ऑफ एन का मतलब नंबर ऑफ सेट ए यानी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या बराबर कितनी है, 5। वही गिन लो, 1 2 3 4 5 ही है, ठीक है ना। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें आप अवयवों की जो संख्या है उसको गिन पाए, उसे हम बोलते हैं क्या, परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। एंड थर्ड है हमारा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय,
इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। परिमित में यानी आप अवयवों की संख्या को गिन पाएं, और अपरिमित में आप अवयवों की संख्या को नहीं गिन पाएं। जैसे मैंने बोला यहां पर एक सेट लिया ए इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक चलेंगे। ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया। क्या आप इसमें अवयवों की संख्या गिन सकते हैं? नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि ये अनंत तक है। अनंत को गिना नहीं जा सकता। अनंत का मतलब ये होता है इसे गिना ना जा सके। ठीक है ना? तो आप इस सेट में अवयवों की संख्या को गिन नहीं सकते, इसलिए ये कैसा है समुच्चय? एक अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, उम्मीद है दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि परिमित जिसमें अवयव आप गिन पाएं, और अपरिमित जिसमें आप अवयवों को न गिन पाएं। ठीक है, तो ये चीज रहती है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर। इन दोनों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको देखना है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, पहला है आपका समान समुच्चय। क्या? समान समुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इक्वल सेट। इक्वल सेट, ठीक है ना? ये हो गया आपका। और इसके बाद फिफ्थ होता है आपका तुल्य समुच्चय। दोनों को साथ लेके चलेंगे, तुल्य समुच्चय। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस सेट। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों क्या होते हैं, इसको एक एक करके सीखते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या है? समान समुच्चय। समान समुच्चय यानी कि इक्वल सेट, यानी कि दो ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या भी बराबर हो और अवयव भी सेम हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसे। माना कि आपके पास कोई एक सेट है ए, 1 2 3, और एक सेट है आपके पास बी, इसमें अवयव हैं 3 1 2 2, ऐसे ले लिया मैंने। ठीक है ना? अब देखा जाए तो क्या ये दोनों सेट सेम होंगे? अब इसको देखो एक चीज, तो b इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 3 1 2। मैंने अभी क्या बताया था? समुच्चय क्या होता है? अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित समुच्चय, संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और अलग अलग का मतलब क्या बताया था? कि कोई भी अवयव इसमें रिपीट नहीं होगा। अगर रिपीट हो रहा है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, 2 बार 3 बार आएगा, एक ही बार लिखेंगे, ज्यादा बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये रोस्टर रूप होता है हमारा, जो मैं बता चुका हूं। ठीक है, रोस्टर रूप में हम लिख रहे हैं इसको, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। ये 2 बार आ गया, इसको एक ही बार लिखेंगे, तो यही तो हो गया। अब यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए कितना है? 1 2 3 है ना? और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी कितना है? देखो जरा, तो 1 2 3 ही तो अवयव है इसमें। अब इसमें देखो, ए के अवयव बी में होने चाहिए और बी के अवयव ए में होने चाहिए, है ना? दो ऐसे समुच्चय ए और बी, ए के सभी अवयव बी में और बी के सभी अवयव ए में हो, उसे हम क्या कहेंगे? समान समुच्चय कहेंगे। अब यहां पे देखो 1 2 3 है, और इसमें भी 1 2 3 है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता, आगे पीछे हो सकते हैं। इसमें 1 है, 2 है, 3 है, इसके भी तीनों अवयव इसमें है। तो मतलब जो सेट ए है वो बराबर है सेट बी के। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ए और बी दोनों समान समुच्चय हैं, इक्वल सेट हैं। इक्वल का मतलब ही होता है कि बराबर होने चाहिए, बिल्कुल। क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होनी चाहिए, यानी अवयवों की संख्या भी दोनों समुच्चय में बराबर होनी चाहिए। और ए का अवयव बी में और बी का अवयव ए में होने चाहिए, यानी सेम अवयव होने चाहिए दोनों सेट में। आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, अगला अगर हम देखें यहां पर तुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंस सेट। तुल्य समुच्चय क्या होता है? कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इक्वल हो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के, तो ये तुल्य हो जाएगा। इसमें ये नहीं देखना है कि ए का बी में है या बी का ए में। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया, सपोज करो मैंने एक सेट लिया सी, 1 2 3, ठीक है, और एक सेट लिया मान लो डी, इसमें ले लिया ए ई आई। ठीक है, ऐसे करके ले लिया।
अब यहां पर आपको केवल इतना देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट सी कितने हैं भाई, देखो 1 2 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट डी कितने हैं भाई, देखो 1 2 3 है इसमें भी, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सी इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट डी के कितने, 3 अवयव हैं। तो ये दोनों जो समुच्चय हैं सी और डी, ये क्या है, तुल्य समुच्चय हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से एक पॉइंट नोट करेंगे आप कि प्रत्येक समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होता है, लेकिन प्रत्येक तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होता। क्योंकि देखिए यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के, मतलब ये ए और बी तुल्य समुच्चय भी हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सी बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट डी के, लेकिन अवयव दोनों में अलग अलग हैं, सेम नहीं है। ए का अवयव सी का डी में नहीं है और डी का सी में नहीं है, मतलब ये समान समुच्चय नहीं है, तुल्य तो है समान नहीं है। तो प्रत्येक जो आपका समान समुच्चय है वो तुल्य तो होगा, लेकिन प्रत्येक तुल्य समान समुच्चय नहीं होता है। उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्री डिफाइंड सेट की, जो कि आपको पहले से ही दिए गए हैं, उसमें आपको कुछ भी करना ही नहीं है, बस बना के आपको दे दिया है कि हाँ भाई ये चीज है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे सम प्री डिफाइंड सेट्स, ठीक है, जो पहले से ही समुच्चय निश्चित हैं उनके लिए। सबसे पहला एन, एन मतलब प्राकृत संख्याएं, ठीक है, क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन। एन का मतलब क्या है, प्राकृत संख्या, 9th 10th में आपने अच्छे से पढ़ी होंगी, ठीक है। एंड सेकंड पूर्ण संख्याएं, डब्लू कैपिटल डब्लू मतलब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो डब्लू कहीं पे लिखा मिला है मतलब पूर्ण संख्याओं की बात हो रही है, यानी उसका ये सेट होता है। प्राकृत संख्या यानी एन लिखा मिला है कैपिटल, तो इसकी बात हो रही है। एंड नंबर थर्ड जेड मतलब पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक जो होते हैं 0 +−1 +−2 +−3 +- डॉट 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 आगे तक +- तक चलेंगे, ठीक है। यानी जो पूर्णांक होते हैं वो सभी धनात्मक ऋणात्मक और जीरो, ये सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अगला है नंबर फोर्थ जेड प्लस। तो जेड प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांक, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन। भाई देखो जेड प्लस का मतलब है धनात्मक पूर्णांक, यानी धन वाले सब। तो धनात्मक इसमें 1 2 3 4 ही तो है, जीरो ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 सो ऑन, यानी अनंत तक चलेंगे। और आप अगर देखें तो जेड प्लस एन के बराबर होता है, एन में भी तो यही है 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन, है ना। ऐसे भी दे सकता है एन ना लेके जेड प्लस, तब भी बात वही है, ठीक है। एंड नंबर फोर जेड माइनस मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें सभी ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। ये कहीं लिखा मिल जाए जेड माइनस मतलब ऋणात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, ये वाले होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्यू। क्यू होता है आपका परिमेय संख्याओं, x:x बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। यानी कि जो x है वो क्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख देंगे x एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। एंड 6 नंबर पे होता है आपका t। t क्या है, अपरिमेय संख्या, x:x एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को कैपिटल टी से निरूपित करते हैं, ठीक है। 10th में तो आपने पढ़ा होगा r-q से करते हैं, ठीक है, बट टी से करते हैं, कैपिटल टी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा नंबर 7 आर।
आर होता है हमारा वास्तविक संख्या, ठीक है। तो x कॉलन x एक क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। तो ये हमारे पहले से ही प्रीडिफाइंड है, निश्चित कर दिए गए हैं कि ये हमारे समुच्चय हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको बना बनाया हलवा मिल गया है, बस आपको खाना है ना। तो पहले से डिफाइन है, कहीं पे एन दिखाई देता है मतलब प्राकृत संख्याएं ये होती हैं, पूर्ण संख्या मतलब कैपिटल डब्ल्यू ये होती हैं, जेड कैपिटल यानी कि पूर्णांक ये होते हैं, ठीक है। जेड प्लस यानी धनात्मक पूर्णांक जो कि एन यानी प्राकृत संख्याओं के बराबर होता है, जेड माइनस यानी ऋणात्मक पूर्णांक, क्यू यानी कि परमेय संख्या, ठीक है, टी मतलब अपरमेय संख्या, आर मीन्स वास्तविक संख्या। ये पहले से ही आपको दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं उप समुच्चय की। तो देखिए बच्चों, उप समुच्चय किसे कहते हैं? उप समुच्चय मतलब सबसेट, है ना। मान लीजिए आपके पास कोई भी दो समुच्चय हैं, ठीक है ना। एक समुच्चय मान लीजिए आपके पास ए है, इसमें अवयव हैं 1 2 3, ठीक है। और एक अवयव है आपके पास, एक सेट है बी, एक दूसरा समुच्चय बी है, इसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं, ठीक है। आप देखेंगे 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, मतलब समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा, ठीक है। एक बार दोबारा मैं यहां पे लिख देता हूं कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो समुच्चय ए बी का उप समुच्चय कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए सबसेट बी, ठीक है। ये जो साइन होता है, ये साइन होता है आपका किसका? सबसेट का, सबसेट, ठीक है, यानी उप समुच्चय, ठीक है ना। ये जो साइन है वो क्या है? उप समुच्चय का साइन होता है, हम सबसेट बोलते हैं इसे नॉर्मली, ठीक है। ए सबसेट बी, ए उप समुच्चय भी थोड़ा सा है ना, तो ए सबसेट बोल देते हैं, उप समुच्चय बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला साइन होता है आपका सबसेट नहीं है, यानी कि डज नॉट सबसेट, यानी उप समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। अगर उपसमुच्चय है तो ये वाला साइन और नहीं है तो ये वाला साइन। अब यहां पे देखा हमने ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो मतलब ए बी का उपसमुच्चय है, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि बी का भी प्रत्येक अवयव ए में हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो और दूसरी चीज, अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो बी ए का क्या होगा? तो जो बी है वो होगा ए का अधिसमुच्चय, ठीक है ना। बी ए का क्या होगा? अधिसमुच्चय। ये वाला जो साइन होता है ये होता है अधिसमुच्चय का, अधिसमुच्चय। ऐसे समझिए, ये दो लोग हैं, ठीक है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, ठीक है। अगर आप कहते हैं ए बेटा है, ए बी का बेटा है, ठीक है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि जो बी है वो ए का क्या है? पिता है। भाई इसका इससे कनेक्शन है और इसका भी इससे होगा कुछ ना कुछ, है ना। वैसे ही अगर ए सबसेट है बी का तो बी सुपर सेट होगा ए का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपर सेट, सुपर सेट। यानी ए बी का उपसमुच्चय है तो बी ए का क्या होगा? अधिसमुच्चय होगा, यानी सुपर सेट होगा, ठीक है ना। इसको बस अपोजिट कर देते हैं, ऐसे साइन लगा देते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि उप समुच्चय क्या होता है और अधिसमुच्चय क्या होता है, ठीक है ना। अब
ये अगर आपको निकालना है कि इसमें इस समुच्चय में कितने उपसमुच्चय होंगे, उपसमुच्चयों की संख्या निकालना, ठीक है। मान लीजिए समुच्चय बी में कितने उपसमुच्चय होंगे, इसी को मैं ले लूं, इसमें कितने उपसमुच्चय होंगे, तो आप कैसे निकालेंगे उपसमुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या की संख्या, ठीक है ना, 2n, और जो n है वो क्या होता है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, यानी सेट में कितने समुच्चय में कितने अवयव हैं वो होता है, ठीक है। अब बी में कितने, बी के कितने उपसमुच्चय बनेंगे ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो बी के उपसमुच्चयों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी आपको निकालना पड़ेगा, कितने हैं, तो भाई देखो कितने, 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं इसमें, 5 अवयव हैं, तो लगा दो भाई, 2n की जगह 5, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर हम देख लेते हैं कि समुच्चय ए, ठीक है, ए के कितने उपसमुच्चय होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए कितना है, 1 2 3, तो भाई 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि कितने बनेंगे, 8 उपसमुच्चय होंगे समुच्चय ए के, ठीक है। यहां पर उपसमुच्चय समुच्चय बी के हैं ये, ठीक है, और उपसमुच्चय ये समुच्चय ए के हैं। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि किस समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होंगे। अब कौन कौन से होंगे वो कैसे निकालेंगे, मान लो मेरे पास समुच्चय ए है, समुच्चय ए में 1 2 3 है ना, कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अब 8 कौन कौन से बनेंगे वो देखो, उपसमुच्चय ए के उपसमुच्चय, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट लेंगे, यानी एक एक अवयव लेंगे। तो पहला अवयव 1 ले लिया हमने, ठीक है, दूसरा 2 ले लिया, 3 ले लिया, एक एक वाले सब हो गए। अब 2 2 करके ले लो, एक का 2 के साथ, ठीक है, और एक का 3 के साथ, एक का 2 एक का 3 के साथ। अगला ले लो, एक का 3 के साथ हो गया, अब 2 का 3 के साथ, है ना, 2 का 3 के साथ, ठीक है ना, ये हो गया। एक मैंने बताया था एक जो फाई है, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है ना, स्टार्टिंग में बताया था रिक्त समुच्चय जब पढ़ाया था मैंने, ठीक है। क्योंकि फाई का मतलब क्या है, खाली, है ना, ऐसे ही तो होता है। फाई का मतलब क्या है, फाई मीन्स क्या होता है, खाली। भाई इसमें अवयव ही नहीं है तो इसका तो प्रत्येक इसमें होगा, सब में ही होगा। जो फाई होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। और एक ये स्वयं हो जाएगा, ठीक है, एक ये क्या हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। अब यहां देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो निकाले थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम उपसमुच्चयों की संख्या पूछिए और डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर पूछे हैं निकलवाए हैं कि कौन कौन से होंगे तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला यहां से एक और चीज आती है, दिख रहा है नीचे आ रहा है, चलो उपसमुच्चयों की संख्या तो ये वाला हो गया, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और लूं, रिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, रिक्त अरिक्त, अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या की संख्या। भाई देखो अरिक्त का मतलब क्या है, अरिक्त का मतलब है कि उसमें रिक्त ना हो, रिक्त का मतलब फाई ना हो, बाद बाकी सब होंगे लेकिन फाई नहीं होगा, तो एक समुच्चय कम हो जाएगा ना। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या था, 2n था, ठीक है ना, क्या था, 2n, इसमें से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अगला आपसे पूछा जा सकता है उचित, उचित उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, ठीक है। यानी कि बताओ उचित उपसमुच्चय कितने होंगे। तो उचित उपसमुच्चय का मतलब होता है कि जो समुच्चय आपके पास है, जैसे a बराबर है 1 2 3 4 3, ये अवयव हैं, तो ये वाला शामिल नहीं करेंगे आप, ये वाला उचित नहीं होगा, ये अनुचित है, ठीक है ना। यानी समुच्चय के बराबर वाला जो उपसमुच्चय होता है वो अनुचित होता है, और उचित पूछा है तो बाद बाकी सब हो जाएंगे, बराबर वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 2n-1। फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन जब आप लिखोगे इसमें फाई नहीं आएगा और इसमें बराबर वाला नहीं आएगा, ठीक है।
यहां पर एक चीज और है, आपने लिखा देखा होगा, ऐसे करके देखो, ए सबसेट बी, ऐसे करके, ठीक है। यानी कि ए बी का सबसेट है और ए बी के बराबर है, वो भी उसका सबसेट होता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 ये बराबर है ना ए के, तो ये भी क्या है, उपसमुच्चय है इसका। लेकिन ये उचित उपसमुच्चय नहीं है, तो उचित पूछ रहा है तो एक इसमें से माइनस कर दो। अगला आपसे पूछा जा सकता है उचित अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, ठीक है। अब यहां पे देखो दोनों दे दिए उसने कि भाई उचित भी हो और अरिक्त भी हो। अरिक्त का मतलब फाई नहीं होगा, उचित होना चाहिए मतलब ये वाला नहीं होगा। तो कितने नहीं होंगे, 2 नहीं होंगे, तो मतलब 2 की पावर n माइनस कर देंगे कितना, 2, ठीक है। अब यहां पर देखो ए के निकालो, ए के उचित उपसमुच्चय कितने होंगे, 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट सेट है कितना, 3, तो 3 लगा दो -1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -1 कितना हो जाएगा, 7। भाई फाई हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 ही तो बचे। अच्छा उचित और अरिक्त दोनों पूछ लिए उसने, तो 2 की पावर 3 माइनस कितना, 1 हो जाएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, तो 8 में से 2 घटा दो कितना बचेगा, 6। भाई देखो ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 ही तो बचे, ठीक है। अगर अरिक्त पूछ रहा है तो 2 की पावर n-1 यानी कि कितना, 7, इसी की तरह। लेकिन अरिक्त में फाई नहीं आएगा, उचित में बराबर वाला नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए, है ना। और ये पता होनी चाहिए कि अरिक्त कौन सा होता है और उचित कौन सा होता है। उचित को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर, ठीक है ना। ये प्रॉपर सबसेट होते हैं हमारे, जो इक्वल ना हो, ठीक है, वो इम्प्रॉपर हो जाएगा जो बराबर आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और यदि आपकी कोई क्वेरीज रहती है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि जो ये पीडीएफ वगैरह है तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी सभी, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन वगैरह डाउट होता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम सार्वत्रिक समुच्चय की। तो देखिए बच्चों, यहां पर सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। सार्वत्रिक समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, और इसको निरूपित करते हैं हम किससे, यू से। किससे निरूपित करते हैं, यू से निरूपित करते हैं। कहीं पे अगर यू दिखाई दे रहा है मतलब यूनिवर्सल सेट है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय है। इसको समझते हैं होता क्या है एग्जाम्पल से। मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, इसमें अवयव है 1 2, ठीक है। समुच्चय बी है 3 4 अवयव हैं इसमें, ठीक है। एक समुच्चय सी है 1 3 5, ये अवयव हैं, ठीक है। समुच्चय डी है एक 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे करके है, ठीक है। और एक समुच्चय है यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, पहली चीज सार्वत्रिक समुच्चय को U से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा ना, जितने भी समुच्चय होंगे वो उसके उपसमुच्चय होंगे, ठीक है। जैसे देखो उपसमुच्चय मैंने अभी बताया क्या होता है कि यदि A का प्रत्येक अवयव B में है तो A B का उपसमुच्चय होता है। तो यहां पर अगर हम देखें A में अवयव है 1 2, देखो इसमें है। B में अवयव है 3 4, देखो इसमें है। सी में अवयव है 1 3 5, देखो 1 3 5 इसमें है। डी में है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इसमें है, ठीक है ना। यानी कि जो यू है वो ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है, सी का भी सबसेट है, और डी का भी सबसेट है। यानी कि जो U है वो क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है कि ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी समुच्चय हैं वो सभी उसके उप समुच्चय होंगे। यानी जितने भी समुच्चय हैं उनके सभी के अवयव यूनिवर्सल सेट में यानी U में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। यूनिवर्सल यानी कि यूनिवर्सली होना चाहिए, यानी सभी अवयव उसमें मिल जाएंगे, सभी समुच्चय के अवयव उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा क्या, सार्वत्रिक समुच्चय।
उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम बात करते हैं हेलो 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 अंतराल हेलो। की। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अंतराल यानी कि इंटरवल की। अब अंतराल क्या होता है? माना दो वास्तविक संख्याएं a और b इस प्रकार हैं। दो वास्तविक संख्याएं हैं, एक a और एक b, जिसमें a जो है वो छोटा है b से, यानी b a से बड़ा है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। तब a और b के मध्य, मध्य की मतलब बीच की सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अंतराल कहते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा। सपोज कीजिए आपके पास यहां पर एक सेट है x:2 लेस देन x लेस देन 7, यानी a और b की जगह हम कोई भी दो वास्तविक संख्याएं ले लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 ले लिया है a की जगह और b की जगह 7 ले लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो x है, x इक्वल कितना होगा? तो देखिए x जो है वो 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा कितना होता है? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और 7 से क्या है? छोटा है। तो 7 से छोटा 6 होता है और 3 से 6 तक हो जाएगा। इसको हमें अंतराल रूप में लिखना है, तो अंतराल रूप में लिखेंगे हम इस तरीके से। ये समुच्चय रूप है और ये अंतराल रूप है। ये अंतराल हो गया कि 2 और 7, यानी कि इसका मीन्स है कि 2 और 7 के बीच की सभी संख्याएं इसमें हैं, ठीक है। इसके प्रकार के बारे में देखते हैं, उससे चीजें और भी ज्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि इसके प्रकार भी होते हैं। अंतराल के प्रकार, अंतराल के प्रकार इंग्लिश में बोलते हैं इसे टाइप्स ऑफ इंटरवल, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरवल, सबसे पहला होता है आपका बंद अंतराल। बंद अंतराल इंग्लिश में से बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, ठीक है। सेकंड होता है आपका खुला अंतराल। खुला अंतराल इंग्लिश में इसे बोलेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ठीक। थर्ड आपका होता है बंद खुला अंतराल। बंद खुला अंतराल, ठीक है, यानी क्लोज ओपन इंटरवल। एंड फोर्थ आपका होता है खुला बंद अंतराल। खुला बंद अंतराल मींस ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। चार हो गए, ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। अभी होते क्या हैं, इनका निरूपण कैसे करते हैं? दो तरीके से इनको लिखा जाता है, एक तो समुच्चय के रूप में, ठीक है ना, और दूसरा अंतराल रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं समुच्चय रूप, इसका समुच्चय रूप, बंद अंतराल का समुच्चय रूप होगा x:a लेस इक्वल x लेस इक्वल b, ठीक है। यानी कि जो x है वो a के बराबर है या फिर a से बड़ा है, b के बराबर या b से छोटा है। यानी कि जो हमारा बंद अंतराल है यानी क्लोज इंटरवल है, इसमें हम अंतिम बिंदुओं को भी शामिल करते हैं, ठीक है। यानी a और b को भी शामिल करेंगे। इसको हम अंतराल रूप में कुछ ऐसे लिखेंगे, इसका अंतराल रूप बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से ए बी। अगर ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ए और बी को शामिल करना है आपको, ठीक है। यहां पे इक्वल लगा है मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा आपका, ठीक है। इक्वल साथ में है तो वो बंद अंतराल होता है, ठीक है। इक्वल नहीं है तो वो खुला अंतराल हो जाएगा। जैसे इसको देखते हैं खुला अंतराल, ये हमारा हमारा क्या है? खुला अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल है। इसको हम लिखेंगे x:a लेस देन x एंड लेस देन b। इसका जो अंतराल रूप होगा वो इस तरीके से होगा, अभी मैंने लिखा है इस तरीके से, ठीक है। ये छोटा वाला ब्रैकेट होता है, ठीक है। इसका मीन्स है कि a और b को शामिल
नहीं करना है। ठीक है, बंद अंतराल है, ए और बी को शामिल करना है, और खुले अंतराल में ए और बी को शामिल नहीं करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसका एक अगर मैं एग्जाम्पल लूं, मैंने यहां पे लिया 1 and 4। इसका मतलब है कि जो x है वो 1, 2, 3 और 4 हो सकता है, यानी 1 को और 4 को भी इसमें शामिल करेंगे अगर बंद अंतराल है तो। लेकिन जहां पर खुला अंतराल है, यहां पर अगर इसका एग्जाम्पल लूं, अभी लिया था मैंने इसे 2 और 7 यही ले लिया, तो इसका मतलब 2 और 7 को शामिल नहीं करेंगे, इसके बीच वाले नंबर आएंगे। तो जो x होगा वो आपका क्या हो सकता है, 2 के बाद 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या फिर 6 होगा। 2 और 7 के बीच वाली संख्याएं होंगी, इसको शामिल नहीं करेंगे आप। ठीक है, इसका समुच्चय रूप, समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे करके लिख देंगे, और इसको हम ऐसे करके लिखेंगे। अगर इस रूप में लिखना चाहें इसको, तो x कॉलन 1 लेस इक्वल x लेस इक्वल 4। ठीक है, यानी इसमें इक्वल आता है और खुले अंतराल में इक्वल नहीं आता है। बंद अंतराल में इन दोनों को भी शामिल करना है, खुले अंतराल में इन दोनों को शामिल नहीं करना है, बीच वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनको लेना है। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं बंद खुला अंतराल, तो अगर बंद खुला अंतराल की बात हो रही तो पहले बंद है और बाद में खुला है। इसका अगर समुच्चय रूप देखें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, x कॉलन ए लेस इक्वल x एंड लेस देन बी। यानी आगे से बंद है मतलब इक्वल लगेगा, पीछे से खुला है मतलब इक्वल नहीं लगेगा। अगर इसका अंतराल रूप अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, आगे से तो बंद है भाई, देखो आगे से बंद है तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, ए पीछे से खुला है मतलब यहाँ इक्वल है, तो बड़ा वाला ब्रैकेट, इक्वल नहीं है पीछे से मतलब खुला है, तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा। यानी बंद खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल। ठीक है, अगर मैं इसका भी एक एग्जाम्पल लूं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 2 and 5 ऐसे करके। ठीक है, तो x का मतलब हो गया, x बराबर हो जाएगा, देखो आगे से बंद है मतलब 2 को शामिल करेंगे। ठीक है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन पीछे से क्या है, खुला है मतलब इसको शामिल नहीं करेंगे, 5 को शामिल नहीं करेंगे। अगर इसका समुच्चय निर्माण रूप इस तरीके से लिखना है आपको, तो ये हो जाएगा x कॉलन a लेस इक्वल x। ऐसा ही तो होता है, यही तो लिखा है। तो a की जगह यहाँ पे कितना है 2, भाई यहाँ पे 2 लिख दो। b की जगह कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिख दो, बस कहानी खत्म। ठीक है भाई, देखो x जो है वो 2 के बराबर है या उससे बड़ा है, 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा 4 तक होगा। 2 के बराबर है तो 2 से शुरू होगा, बड़ा है तो 3 4 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं, जो है आपका 4th नंबर पे खुला बंद अंतराल। ठीक है, अब देखिए ये आगे से खुला है पीछे से बंद है। ठीक है, खुला बंद अंतराल, तो इसका समुच्चय रूप होगा x कॉलन ए। अब देखिए आगे से खुला है, ओपन है, ठीक है, तो इक्वल नहीं लगेगा, तो a लेस देन x लेस इक्वल b। पीछे से बंद है, देखिए क्लोज है ये, ठीक है ना, तो यहाँ पे इक्वल लग जाएगा। इसका अंतराल रूप हो जाएगा, आगे से ओपन है, ठीक है ना, a एंड पीछे से क्या है, क्लोज है, ओपन क्लोज इंटरवल यानी खुला बंद अंतराल। अब इसका मतलब ए को शामिल नहीं करेंगे, बी को शामिल करेंगे, यानी जो बंद है, जिस साइड बंद अंतराल है उसको शामिल करेंगे अंतिम बिंदुओं को, और खुले अंतराल में अंतिम बिंदुओं को शामिल नहीं करेंगे, अंतिम संख्याओं को शामिल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। इसका भी जस्ट एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे करके, अगर इसी को लिया मैंने ऐसे करके, ये खुला बंद अंतराल है। ठीक है, तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, भाई 2 को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आगे से खुला है, 2 से बड़ा होगा मतलब 3 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा और 5 भी हो जाएगा, क्योंकि इधर क्लोज इंटरवल लगा है मतलब बंद अंतराल है, तो 5 को शामिल करेंगे। इसका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा आपका, अगर लिखना चाहें तो x कॉलन 2 लेस देन इक्वल नहीं होगा यहाँ x 5। ठीक है ना, इसका मतलब आगे से खुला है तो इक्वल नहीं लगा, पीछे से बंद है, बंद वाला है तो मतलब इक्वल लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, x 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, और 5 के बराबर है या 5 से छोटा है तो 5 के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये अंतराल आपके क्या होते हैं। अगर बंद अंतराल है तो अंतिम बिंदुओं को शामिल करेंगे, खुला अंतराल है उस साइड नहीं करेंगे।
चलिए अब इसको संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहां पर बंद अंतराल की, तो बंद अंतराल को आप संख्या रेखा पे कुछ इस प्रकार से करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये रिप्रेजेंट हो गया आपका, ठीक है ना। ये कौन सा अंतराल है, ये आपका बंद अंतराल है ए बी, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो आपने सर्कल किया, इसके अंदर आप क्या करेंगे, कलर फिल कर देंगे, यानी डार्क कर देंगे इसको, ठीक है। तो बंद अंतराल का ये क्या है, संख्या रेखा पर निरूपण है, ठीक है। ऐसे ही अगर खुले अंतराल की बात करें तो इसके लिए भी हम संख्या रेखा बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके लिए भी इस तरीके से दो गोले बनाएंगे, ठीक है। ये ए है और ये बी है, दो वास्तविक संख्याएं हमने ए भी ली है, ठीक है। तो ए बी लेते हैं, ये हमारा कौन सा अंतराल है, खुला अंतराल है, छोटा वाला ब्रैकेट। अब इसके अंदर हमें डार्क नहीं करना है, ये खुला रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बंद में डार्क कर देना है, खुले में डार्क नहीं करना है, ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है। अब ये देखें बंद खुला अंतराल, तो भाई देखो इसको भी सेम इसी तरीके से लिखेंगे, ये हमारा ए है और ये वाला हमारा क्या है, बी है, ठीक है। ये हमारा है बंद खुला, यानी आगे से बंद है पीछे से खुला है, इस तरीके से है। तो भाई देखो आगे से बंद है तो मतलब आगे वाले को डार्क कर देंगे ऐसे करके, यानी जिस साइड बंद है उस तरफ डार्क कर देना है और जिस साइड खुला है उसको ऐसे ही खाली छोड़ देना है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं खुला बंद की, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, देखो एक और ये है बी, ए बी हो गया, ये हो गया आगे से खुला है और पीछे से बंद है, ठीक है ना। इस तरीके से है कुछ, तो आगे से तो खुला रहेगा और पीछे से क्या है, बंद है, तो पीछे वाले को डार्क कर देंगे ऐसे करके, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अंतराल क्या होता है, अंतराल के प्रकार कौन कौन से होते हैं और कैसे उसको राइट करते हैं, एक समुच्चय रूप में और अंतराल रूप में। समुच्चय रूप में लिखना है तो अगर बंद है तो इक्वल का साइन साथ में लगाना है, खुला है तो इक्वल का साइन नहीं लगाना है, ठीक है। बंद है तो बड़े वाले ब्रैकेट में अंतराल रूप में लिखना है और छोटे वाले में लिखा है तो वो खुला अंतराल है, ठीक है। बड़े वाले ब्रैकेट में यानी बंद अंतराल में तो ए बी को शामिल करना है, खुला अंतराल है तो ए बी को शामिल नहीं करना है, ठीक है। उसका वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपण इस तरीके से होगा, अगर बंद अंतराल है तो डार्क कर देना है सर्कल को, ठीक है, और खुला है तो डार्क नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं समुच्चय पर कुछ संक्रियाओं की। तो देखिए बच्चों, अब हम यहां पर बात करते हैं समुच्चयों पर संक्रियाओं की, ठीक है। तो पहली संक्रिया होती है समुच्चयों का सम्मिलन, सम्मिलन यानी कि यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास कोई भी समुच्चय ए है, ठीक है, इसमें अवयव हैं 1 2 3, ठीक है, और एक समुच्चय बी है, इसमें अवयव हैं 3 4 5, ठीक है। हमारे पास कोई भी दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं, ए में अवयव ये हैं और बी में अवयव ये हैं। अब हमें क्या करना है, हमें समुच्चयों का सम्मिलन निकालना है, ठीक है। सम्मिलन यानी इसको निरूपित करेंगे हम ए यूनियन बी से, ठीक है। ये वाला जो साइन है यू की तरह बनता है लेकिन ये यू नहीं है, ठीक है ना। ये जो साइन है ये सम्मिलन का साइन होता है, ठीक है, ये जो साइन है वो सम्मिलन का साइन होता है, यू की तरह होता है लेकिन ये यू नहीं है, इस तरीके से होता है, ठीक है। यूनियन या फिर हिंदी में बोलें तो सम्मिलन, हम मोस्टली इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए यूनियन बी, ठीक है ना। अब हमें ये निकालना है, तो सबसे पहले ए वाले को लिखेंगे हम 1 2 3, इसका यूनियन करना है किससे, बी वाले सेट से, ठीक है। ए यूनियन बी, ए की जगह ए वाला सेट लिख लिया, बी की जगह बी वाला लिख लिया, ठीक है। अब हमें इसका यूनियन निकालना है, तो यूनियन इसका क्या होगा, यानी कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी में वो सभी अवयव होंगे जो ए और बी दोनों में हो, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि समुच्चयों का सम्मिलन ए और बी दोनों के अवयव को मिलाकर बनता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें सबसे पहले देखो 1 2 3 इस वाले के लिख लिए, अब यहां देखो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि समुच्चय में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता है, दो बार नहीं आ सकता, तो एक ही बार लिखेंगे। तो 3 यहां पे लिख चुके हैं हम पहले से, आगे लिखेंगे 4 और 5, ठीक है। यानी कि ए यूनियन बी में
ए और बी दोनों का प्रत्येक अवयव मौजूद होगा। देखो 1 2 3, 1 2 3 इसमें है, 3 4 5, 3 4 5 इसमें है, ठीक है। तो दो समुच्चय ए और बी का जो यूनियन होगा उसमें ए और बी के सभी अवयव होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं। बी यूनियन सी, सी यूनियन डी, जो भी निकालना है आपको ऐसे ही निकालेंगे सब, ठीक है। आगे क्वेश्चंस आएंगे इसके। एंड सेकंड है हमारा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। बेसिकली जो इंटरसेक्शन यानी कि जो सर्वनिष्ठ है इसका साइन कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन का साइन है, यानी कि इसी को उल्टा कर देते हैं तो वो सर्वनिष्ठ बन जाता है, यानी इंटरसेक्शन बन जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ए और बी, माना दो सेट आपके पास ए और बी हैं, तो ए और बी में जो दोनों में कॉमन अवयव होंगे, जो दोनों में कैसे होंगे, कॉमन होंगे, ठीक है, जो ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में हो, वो आपका कहलाएंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज डैट आपके पास कोई सेट ए है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड सेट बी है एक, इसमें अवयव हैं 3 4 5 6 7, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए आपको ए की जगह ए रख दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, बी की जगह बी वाले अवयव, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा, मैंने क्या कहा, इंटरसेक्शन ए और बी का क्या होगा, जो अवयव ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में होने चाहिए। तो देखो 1 इसमें है नहीं है, छोड़ दो। 2 इसमें है नहीं है। देखो यहाँ पर 3 4 5, 3 4 5, तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 4 5, 3 4 5 दोनों समुच्चय में है। तो जो दोनों में कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 4 5 इसमें आ गया, ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ना। उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यानी कि सम्मिलन यानी यूनियन में सभी को साथ में यूनियन मतलब यूनियन बना लो, सभी को ले लो, जिस जिसका यूनियन बनाना है आपको, जिस जिसका यूनियन निकालना है, उनके सभी के अवयव को इकट्ठा कर लो, ठीक है। लेकिन कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। और सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट पढ़ा होगा आपने, इंटरसेक्ट, दो रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों का कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है ना। इंटरसेक्ट का मतलब इस तरीके से होता है, तो यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है जहां पर ये दोनों के कॉमन पॉइंट है, ठीक है ना। तो जो जिस अवयव का आपको निकालना है, जिन अवयवों का आपको इंटरसेक्शन निकालना है, उनमें जो कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, वही आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा उनका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मैं यहां पे लिख देता हूं, नंबर 3, समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, ठीक है, यानी डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। इसको करेंगे ए यूनियन बी से, इसको करेंगे ए इंटरसेक्शन बी से, इस तरह से, और इसको ए माइनस बी से, ठीक है ना। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। माना एक सेट आपके पास ए है 1 2 3, ठीक है, और दूसरा सेट आपके पास बी है 2 3 4 5, ऐसे करके आपके पास दो सेट हैं, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इनका डिफरेंस, यानी कि a माइनस बी निकालना है। तो a की जगह ये लिख दो 1 2 3, ठीक है। माइनस की जगह माइनस, b की जगह b वाला लिख दो 2 3 4 5। क्लियर है ना, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो आपको डिफरेंस निकालने में क्या करना है, जो कॉमन है दोनों में उसको काट दो भाई। देखो 2 से 2 की कहानी खत्म, 3 से 3 की कहानी खत्म, ठीक है। अब a माइनस बी, आपका जो a वाला सेट यानी कि आगे वाला सेट है, उसमें जो अवयव होंगे वही आपका आंसर होगा। यानी क्या बचा, 1। इससे मतलब नहीं रखना है, आगे वाले सेट का जो बचेगा वही आपका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं दो समुच्चय ए और बी का अंतर
सेट ए में होगा, ठीक है, यानी सेट ए के अवयव जो होंगे वही होगा। इसको तो छोड़ देते हैं, जो कटे उसको काट दो, जो दोनों में कॉमन है उनको क्या करो, काट दो। जैसे 2 3 दोनों में था कॉमन, दोनों को काट दिया, 2 से 2 गया और 3 से 3 गया। अब आगे वाले सेट में जो बचेगा वही आपका आंसर होगा, पीछे वाले सेट के अवयव को नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो ये आपका होता है डिफरेंस ऑफ सेट, यानी कि समुच्चयों का अंतर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं सम्मिलन की प्रक्रिया के कुछ गुणधर्म की, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला है हमारा क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम कहता है कि ए का यूनियन बी से करो या फिर बी का यूनियन ए से करो, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। सेकंड है आपका साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम कहता है कि ए का यूनियन बी से करो पहले, ठीक है, फिर यूनियन सी करो, बराबर होगा आपका ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी के, ठीक है ना। ए का बी से पहले कर लो या बी का पहले सी से कर लो, दोनों बराबर होंगे। तत्समक नियम, तत्समक नियम कहता है कि ए का यूनियन अगर फाई से करेंगे आप तो ए ही आएगा, ठीक है। वर्गसम नियम, वर्गसम नियम होता है ए का यूनियन अगर आप ए से करेंगे तो ए ही आएगा, ठीक है। यू का नियम, तो यू का नियम कहता है कि यू का यूनियन करेंगे अगर आप किससे, ए से, तो आपका आएगा यू, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, ये आपका यू यानी यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय है, और ये आपका यूनियन है यानी सम्मिलन, ठीक है। ये यू है लेकिन ये यू नहीं है, ये यूनियन का साइन है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, इसमें अवयव हैं 1 और 2, और एक सेट है बी, इसमें अब हैं 2 3 4, ऐसे करके ये अवयव हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं, ए यूनियन बी निकालूं, तो यूनियन में हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है, जो दोनों समुच्चयों में हो। तो इसमें क्या है, लिख लो भाई 1 2, इस वाले को लिख लो 2, 2 बार आ गया, रिपीट नहीं करेंगे, 3 और 4, ये आपका आ गया ए यूनियन बी। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी निकाल, बी यूनियन ए निकालेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी निकाल लिया, बी यूनियन ए निकालेंगे, तो दोनों बराबर आने चाहिए। तो ए की जगह लिख लेंगे भाई, देखो पहले बी है तो बी लिख लो, बी में कितने हैं, 2 3 4। अब ए वाले लिख लो 1 2 2, लिखा हुआ है तो दोबारा नहीं लिखेंगे हम। अब देखो दोनों में सेम ही तो अवयव हैं, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दोनों बराबर हो गए, नहीं हो गए, ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन सी के, ठीक है। यहाँ पर क्रम अलग हो रहा है लेकिन समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर होंगे, ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन सी के, ये हमारा क्रम विनिमय नियम होता है। क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी में भी, क्वेश्चंस हैं इसके बहुत सारे, तो जब आप उसको लगाएंगे तो ये डायरेक्ट लगाएंगे, ये प्रूफ पे भी करवाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, ए का यूनियन बी से निकालो पहले, बाद में सी से यूनियन करो, या फिर बी का पहले सी से कर लो, ए से बाद में करो, वो भी बराबर होगा। ए का यूनियन फाई से करोगे, ठीक है भाई, देखो करके देखो, ए यूनियन फाई, भाई ए में अभी अब यही ले लो, कितने हैं 1 2, ठीक है। यूनियन करो किससे, फाई से, फाई का मतलब क्या होता है, खाली समुच्चय, ठीक है। तो यूनियन आ जाएगा आपका 1 2, इसमें तो कुछ है ही नहीं तो यही रहेगा, तो ये ए के ही तो बराबर है, ठीक है ना। ऐसे ए का यूनियन ए से करोगे तो ए ही आएगा, क्योंकि जो अवयव इसमें होंगे ए यूनियन ए बराबर हो जाएगा, भाई देखो ए में यही अवयव हैं, यूनियन करोगे 1 2, भाई दोनों बार ए लिखोगे तो ए यूनियन ए इक्वल टू हो जाएगा, भाई देखो 1 2, क्योंकि 2 बार लिखोगे नहीं, 1 2 1 2, एक ही बार लिखोगे, तो ये भी बराबर है किसके, ए के, यही तो है। यू का यूनियन करोगे किससे, ए से, तो यू के बराबर होगा। मान लो यहाँ पर एक यू सेट ले लेते हैं यूनिवर्सल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अवयव हैं इसमें, ठीक है। तो इसको करते हैं, यू यूनियन ए निकालते हैं, तो ये हो जाएगा, यू में देखो ये वाले अवयव ले लेंगे सभी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यूनियन करेंगे किससे, ए से, ए में 1 और 2 अवयव हैं,
क्लियर है ना। चलो अब इसका यूनियन निकाल लो, तो यूनियन निकालोगे तो ये हो जाएगा यू यूनियन ए। ठीक है, इसको मैं सही से बना देता हूँ यू। भाई देखो इसके लिख लो सभी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो एक और दो तो हम लिख चुके हैं, दोबारा तो लिखेंगे नहीं, सिंपल सी बात है, तो यही आएगा। और ये किसके बराबर है, यू के, यही तो है देखो। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये होता है। चलिए इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक सेट हम सी और ले लेते हैं, इसमें अभी अब ले लेते हैं 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना है और इसका यूनियन करना है किससे, सी से। तो देखो ए यूनियन बी हम निकाल चुके हैं, ए यूनियन बी 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 का यूनियन कर दो किससे, सी से। सी में कौन कौन से अवयव हैं, 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी और यूनियन सी हो जाएगा। पहले इसके लिख लो 1 2 3 4, और इसमें क्या 3 4 तो हम लिख चुके हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा, दो बार रिपीट करते नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए यूनियन बी और यूनियन सी। अब ऐसे ही हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो ए की जगह ए लिखेंगे, ए में कौन कौन से अवयव हैं, 1 और 2। यूनियन करेंगे बी यूनियन सी से। तो भाई देखो बी यूनियन सी कर रहे हैं, तो पहले बी के सभी लिख लो, 2 3 4 हैं। ठीक है, उसके बाद सी के लिख दो, 3 4 देखो दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे, 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके लिख लो 1 2, उसके बाद इसके 2, इसमें भी एक ही बार लिखेंगे, आगे लिखो 3 4 5। ठीक है ना, तो देखो 1 2 3 4 5, ये आया है ए का पहले, बी का पहले किया है सी से, फिर बाद में ए से किया है। और इसमें भी अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 आया, तो दोनों क्या हैं भाई, देखो बराबर हैं। तो ए यूनियन बी पहले करो या बी यूनियन सी पहले करो, ये आपका बराबर होता है। ये साचार नियम है, और ये सारे नियम आपने 7th 8th से पढ़े होंगे। ए को बी में जोड़ो या बी को सी में जोड़ो, है ना, इस तरीके से सारे नियम है। बस अब समुच्चय में लगा रहे हैं, पहले हम वास्तविक संख्याओं में लगाते थे। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारे संक्रियाएं आपको, सारे ऑपरेशंस गुणधर्म जो भी थे समझ में आ गए होंगे। ये थे हमारे सम्मिलन पर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सर्वनिष्ठ पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं सर्वनिष्ठ की प्रक्रिया के कुछ गुणधर्म। ठीक है, सर्वनिष्ठ में भी कुछ नहीं है, सारे नियम वही हैं। ठीक है, बस यूनियन लगा था, उसकी जगह इंटरसेक्शन लगा देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, बराबर होंगे। ये है आपका क्रमबन्वय नियम। ठीक है, ये यूनियन की जगह इसमें भी इंटरसेक्शन लगा देंगे, ए का इंटरसेक्शन बी से पहले करो या बी का सी से पहले करो, ए से बाद में करो। ये साहचर्य नियम है, दोनों बराबर होंगे। अब तत्समक नियम है कि ए का इंटरसेक्शन अगर फाई से करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। यूनियन में ए आ रहा था, लेकिन इंटरसेक्शन करोगे फाई से तो आ जाएगा आपका फाई, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालते हैं यानी कि सर्वनिष्ठ निकालते हैं इंटरसेक्शन, तो कॉमन वाले अवयव आंसर होता है, जो कॉमन होंगे वही आंसर होगा आपका। तो फाई तो खाली होता है, ठीक है, खाली है तो ए से समुच्चय करोगे, इंटरसेक्शन करोगे तो फाई आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो सभी कॉमन आ जाएंगे, तो ए ही आ जाएगा। ये आपका वर्ग सम नियम हो गया। ठीक है, यू का नियम वही है, यू का इंटरसेक्शन ए से करेंगे तो अब आएगा ए। यूनियन में यू आ रहा था क्योंकि इसमें कॉमन, तो ए वाले सभी यू में मिल जाएंगे, लेकिन यू वाले सभी ए में नहीं मिलेंगे, तो ए आ जाएगा आपका आंसर। इसमें एक नियम और बढ़ जाता है, वितरण नियम नंबर 6। वितरण नियम, ठीक है, वितरण नियम क्या होता है, तो वितरण नियम होता है कि ए इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी से। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी से, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यानी कि वही चीज है, पहले ए का बी के साथ इंटरसेक्शन होगा, यूनियन है तो यूनियन का साइन लगा देंगे बीच में, फिर ए का सी के साथ इंटरसेक्शन होगा आपका। ठीक है ना, तो ये 6 आपके गुणधर्म हैं सर्वनिष्ठ के। ठीक है, जो आपको मालूम होने चाहिए, गुणधर्म सब याद होने चाहिए आपको। ठीक है ना, कौन से क्या होता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं
अपने लास्ट टॉपिक की, जो है बेन आरेख। तो देखिए बच्चों, यहां पर अब हम बात कर लेते हैं बेन आरेख की। तो बेन आरेख क्या होता है? समुच्चयों को चित्र के द्वारा, ठीक है, चित्र के द्वारा, आरेख के द्वारा निरूपित करना ही बेन आरेख कहलाता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो बेन आरेख है ना, इसका नाम बेन आरेख क्यों रखा गया है? एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे, खगोल शास्त्र के थे, है ना, जिनका नाम था जॉन बेन। क्या नाम था? जॉन बेन। इन्होंने सर्वप्रथम समुच्चयों को आरेख द्वारा निरूपित किया था, करके दिखाया था, ठीक है। तो इनके नाम पर ही इसका नाम बेन आरेख रखा है। जॉन बेन इनका नाम था, इसे यहीं से ले लिया, बेन आरेख, इससे नाम रख दिया, ठीक है ना। बेन आरेख होता क्या है? तो समुच्चयों को चित्र के द्वारा निरूपित करना बेन आरेख कहलाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेन आरेख द्वारा समुच्चयों का निरूपण। सबसे पहले हम सार्वत्रिक समुच्चय का निरूपण करते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय का निरूपण, ठीक है। अब सार्वत्रिक समुच्चय का निरूपण आप कैसे करेंगे? तो सार्वत्रिक समुच्चय का निरूपण एक आयत के द्वारा होता है, ठीक है। इस तरीके से एक आयत बनाएंगे और यहां पे लिख देंगे यू, क्योंकि यू हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होता है। यू से किसे निरूपित किया जाता है? सार्वत्रिक समुच्चय को, यानी यूनिवर्सल सेट को। तो ये जो आपका आरेख दिखाई दे रहा है, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये सार्वत्रिक समुच्चय का है, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय का अगर निरूपण कराया जाए तो वो इस तरीके से हो जाएगा। सिंपल है एकदम से, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है। एंड ऐसे ही है नंबर 2, सार्वत्रिक समुच्चय। समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का, उपसमुच्चयों का निरूपण, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय के जितने भी उपसमुच्चय होंगे उनका निरूपण कैसे करेंगे आप? तो एक आयत रहेगी इस तरीके से, ये तो आ गया आपका कौन सा? सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है ना। अब इसके अंदर इस तरीके से एक वृत्त के द्वारा आप क्या करेंगे? इसका निरूपण करेंगे, यानी कि जितने भी उपसमुच्चय होंगे, मान लो ए और बी इसके उपसमुच्चय हैं सार्वत्रिक के, इसका करा रहा है, तो इस तरीके से आप सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर ही तो आ जाएंगे ये, तो जितने भी उपसमुच्चय होंगे वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। सिंपल सी बात ये है। एंड नेक्स्ट थर्ड है सम्मिलन। सम्मिलन का निरूपण, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर जो सम्मिलन है, मानो दो सेट ए और बी का, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए आप एक बनाएंगे रेक्टेंगल, ये आपका हो जाएगा क्या? यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट है तो ए यूनियन बी, इसके क्या होंगे? उपसमुच्चय होंगे, और उपसमुच्चय को वृत्त के द्वारा निरूपित करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर। तो ए यहाँ पे कुछ ए हो गया आपका, और ये मान लो बी हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है? यूनियन निकालना है, इसका ग्राफ बनाना है यूनियन का, ए यूनियन बी का। तो आप क्या करेंगे? पूरा ही इसको क्या कर देंगे? कलर कर देंगे, क्योंकि ए यूनियन बी में ए और बी दोनों के अवयव आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा आपका ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? चलिए अगला है आपका सर्वनिष्ठ, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का भी ऐसे ही बनाएंगे आप। सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा रहेगा। अब सेट एक ए है ये वाला, और एक सेट है बी ये वाला, ठीक है। अब इंटरसेक्शन हमने कैसे निकाला था? इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ, दोनों में जो कॉमन है, तो ए और बी में जो भी कॉमन होगा उसको हम कर देंगे डार्क ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ना? ठीक, चलिए नेक्स्ट 5th नंबर यहां पे ले लेते हैं इसको, ठीक है। ए सबसेट बी का बेन आरेख, का बेन आरेख। अब ए सबसेट बी का बेन आरेख कैसा होगा, है ना। तो सबसे पहले तो आप एक रेक्टेंगली आयत बनाएंगे, ये आपका यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। अब बी का सबसेट है ये, तो मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा,
तो b बड़ा हो जाएगा और a छोटा हो जाएगा, ये आपका a हो गया छोटा वाला। यानी अगर a b का सबसेट है तो a b के अंदर ही तो आ जाएगा, क्योंकि a का प्रत्येक अवयव b में होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 5 नंबर a सबसेट b का। ऐसे ही 6 नंबर पे है, अगर आपको a माइनस b का बेन आरेख बनाना है, का बेन आरेख, ठीक है। तो a माइनस बी का आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप एक आयत बनाएंगे, ठीक है। ये तो बनानी है बेन आरेख में, आयत तो बनेगी ही बनेगी, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, ठीक है। अब एक हो गया आपका a और दूसरा हो जाएगा आपका b, ये सेट a है और ये वाला सेट b है। अब a माइनस बी याद करो हमने भी कैसे निकाला था, तो a का और b का दोनों में जो कॉमन अवयव होंगे ये वाला पार्ट वो तो कट जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन जो बचेगा वो आगे वाले समुच्चय के ही तो ले रहे थे, तो जो बचा आगे वाले में वही आपका छायांकित कर देंगे, आप डार्क कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्या, a माइनस बी, ठीक है ना। अगर वहीं पे 7 नंबर कह दे आपसे b माइनस ए का बेन आरेख निकालो आप, तो कैसे बनाओगे भाई b माइनस ए का? तो इसमें भी सबसे पहले सार्वत्रिक समुच्चय तो लेना ही लेना है आपको। अब ये हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा आपका b। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन है ये वाला वो तो कट ही जाएगा, ठीक है। a माइनस बी में जो कॉमन होते हैं वो तो कट जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे वाला क्या है, यहाँ पे b है, तो b के जो अवयव बचेंगे वो यहाँ पे आपके लिख दिए जाएंगे आंसर में। तो b वाला सेट ये है, बचेगा ये वाला पार्ट कटने के बाद, ठीक है, b के सब लिख जाएंगे। तो ये हो गया आपका b माइनस ए का क्या, डायग्राम, ठीक है, बेन आरेख। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है ना। और क्वेश्चंस भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे के चैप्टर्स की वीडियो आपको मिलती रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी अच्छे शेयर कर दें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले पाएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी।